हाँ जी, तो फाइनली आ गया है लॉ के पेपर वाला दिन। और जो लास्ट मैंने वीडियो डाली थी फेमा के लिए, उसमें बहुत सारे बच्चों ने दिया है बहुत सारा प्यार और काफी सारे बच्चों ने मैसेज करके अप्रिशिएट किया कि सर कैसे आपने एक उतने बड़े चैप्टर को 38 मिनट्स 39 मिनट्स के अंदर अंदर में उसे खत्म कर दिया। प्लस नोट्स के लिए काफी सारे बच्चों ने की थी तारीफ। मैं आपके लिए आज लेके आया हूं बहुत ही स्पेशल वीडियो। तैयारी तो सब लोग करते हैं लेकिन लॉ में बहुत ही ज्यादा मार्क्स कटते हैं। मेरे पास एक ऐसी आंसर शीट है जिनको 70 में से 50 मार्क्स मिले हैं। आंसर शीट को जब मैंने गो थ्रू किया तो कई सारे अनरीजनेबल तरीके से मार्क्स काटे गए थे। इनके एमसीक्यूज में है पूरे 30। जिनकी ये आंसर शीट है वो है AIR 5 नवंबर 2020 के। और इन आंसर शीट में से आंसर को कैसे प्रेजेंट करना है ये चीज हम सीख सकते हैं। ये आंसर शीट्स मेरे पास ऑलमोस्ट सभी पेपर की अवेलेबल है, ऑडिट वगैरह की, जिसकी टैक्स वगैरह, कॉस्ट वगैरह, FM SM जिसके लिए भी आप बोलेंगे मैं उसके लिए लेके आऊंगा। जो बच्चे अदर सब्जेक्ट्स की भी देख रहे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ऐसी एनालिसिस मतलब पेपर की प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए, कौन से सब्जेक्ट की नेक्स्ट चाहिए। तो जिनका आज पेपर में सुपर फास्ट तरीके से स्टार्ट करता हूं कैसे पेपर को प्रेजेंट करना है। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। लाइक जरूर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पेपर से पहले ये पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं। तो फटाफट से देखते हैं कि कैसे एक बच्चे ने 100 में से 80 मार्क्स स्कोर किए। इनके एमसीक्यू में 30 आउट ऑफ 30 थे, ओवरऑल मार्क्स जो है 80 थे। अब मैं दिखाता हूं फटाफट से कि कैसे इन्होंने प्रेजेंट किया और हम इससे क्या सीख ले सकते हैं। सबसे पहली चीज, आंसर बिल्कुल जो स्टार्ट करना है आपको वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस तरीके से स्टार्ट करना है। लास्ट में 3 घंटे में क्या स्ट्रेटजी अपनानी है वो भी बताऊंगा। तो उन्होंने आंसर नंबर फर्स्ट बीच में से लिखा है, उसके पार्ट्स वगैरह उन्होंने इस तरीके से अटेम्प्ट किए हैं। आंसर को लिखा है पैराग्राफ में, बिल्कुल शॉर्ट पैराग्राफ में लिखा है, पॉइंट्स में लिखा है। और उसमें भी देखना जरा ध्यान से, एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, और लाइन चेंज कर दी। 2 लाइन लिखी नहीं की लाइन चेंज कर दी। इसका मतलब क्या है कि इंस्टीट्यूट में इस बात का फर्क पड़ता है कि आपका आंसर कितने पेजेस तक गया है। ये एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट है। हर दूसरी तीसरी लाइन के बाद ये लाइन चेंज कर रहे हैं और कई बार तो 2-2 3-3 लाइन भी चेंज कर दी है। देखिए जरा ध्यान से, हम बिल्कुल प्रिसाइज तरीके से लिख के आते हैं और ऐसा लगता है मार्क्स क्यों कट गए। तो देखिए आप इनके आंसर को टोटल मिला के मेरे हिसाब से 10 लाइन 12 लाइन लिखे और पूरा पेज इन्होंने निकाल दिया। और बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी है ये, नीट एंड क्लीननेस के साथ पेपर किया है। कई बार इन्होंने आंसर के नीचे अंडरलाइन भी किया है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। आप भी पेपर में अंडरलाइन करिएगा। इन द गिवन केस लिखा है, अब तक प्रोविजन चल रहा था, फिर इन द गिवन केस को अच्छे देखो, इन द गिवन केस में भी पैराग्राफ में तोड़ दिया है 2-3 बार, जबकि हम ऐसा कोई भी बच्चा नहीं करता। आपको भी पता होगा ये वाली चीज। तो प्रोविजन को भी 2-3 पार्ट में तोड़ देना है, इन द गिवन केस को भी 2-3 पार्ट में तोड़ देना है और कंक्लूजन को भी 2-3 पार्ट में तोड़ देना है, जिससे कि आपका किसी पर्टिकुलर आंसर का पार्ट वाला आंसर भी 2 पेजेस में एटलीस्ट जाए। ये एक साइकोलॉजिकल चीज है लॉ में मार्क्स बढ़वाने की। जो बच्चा ला रहा है मुझसे ये चीज सीख सकते हैं। देख रहे हो आप, सारे बिल्कुल आंसर जो है पॉइंट्स में लिखे हैं, बुलेट में नंबरिंग अच्छी तरीके से की हुई है इन्होंने। जहां जहां इनका जो क्या नाम है, जहां जहां आंसर में कीवर्ड है वहां वहां इन्होंने अंडरलाइन की है। साथ के साथ अंडरलाइन करते चलोगे, पूरे आंसर को अंडरलाइन मत करना। कुछ कुछ जगह जहां जहां कीवर्ड है वहां पर आपको अंडरलाइन करना है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं कि इन्होंने आगे आंसर लिखे हैं। ये रहा फर्स्ट का बी, ये फर्स्ट का बी है। उसके बाद जहां जहां आपको सेक्शन पता है, सारे सेक्शन नहीं लिखे उन्होंने, लेकिन जो जो सेक्शन इनको पता है वो सेक्शन इन्होंने मेंशन किया है। सेक्शन को किया है बॉक्स में कि भाई यहां पर ध्यान दीजिए। और हर एक 2 लाइन के बाद आप देख रहे होंगे सेक्शन वगैरह लिखा है शायद इन्होंने। देखिए ऑडिटर वाले चैप्टर का है सेक्शन, इंडिविजुअल ऑडिटर बन सकता है, एलिजिबिलिटी वगैरह का क्वेश्चन हो रहा होगा। और उसके बाद सारे आंसर पॉइंट्स में लिखे हैं। 5 ईयर्स अगर लिखा है तो उसे अंडरलाइन करके लिखा। उसके बाद 2-2 लाइन छोड़ के इन्होंने क्या नाम है पैराग्राफ को चेंज किया है। ये चीज हम इनके शीट से सीख सकते हैं। आगे जाके देखिए इन्होंने बिल्कुल इसी तरीके से सब जगह पैटर्न फॉलो किया है। आंसर को बिल्कुल मिडिल में लिखा है। इन द गिवन केस लिखने से पहले ही 2 लाइन छोड़ दी है, इन द गिवन लिखने के बाद भी 1 लाइन छोड़ी है, टॉपिक लिखने के बाद फिर से 1 लाइन छोड़ी है और आगे जाके इन्होंने पैराग्राफ चेंज करते रहे। मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है अपने आंसर को बड़ा दिखाने के लिए। आगे चलते हैं और कौन सा पॉइंट हम इसमें बता सकते हैं। देखिए जरा ध्यान से, आगे चले हम। सारे आंसर्स जो है पॉइंट्स में, जैसा कि हमें यहां पर दिखाई दे रहा है। इन द गिवन केस फिर से इन्होंने 1 लाइन छोड़ी है। आगे जाके देखिए 2-2 लाइन छोड़ी है इन्होंने, आगे पेज चेंज कर दिया है। तो आंसर इससे बड़ा दिखाई देता है। टू द पॉइंट इन्होंने लिखा है, जहां जहां सेक्शन पता है बस वहां लिखा है। जबरदस्ती गलत सेक्शन इन्होंने कहीं पर भी नहीं लिखा है। देखिए यहां पर अगर 4 से 5 लाइन बच गई है तो इन्होंने छोड़ दिया है। उसके बाद नेक्स्ट पेज से नया आंसर इन्होंने शुरू किया है। जो जो सेक्शन इनको पता है सेक्शन को बॉक्स में बनाया है इन्होंने, और बिल्कुल पूरा नीट एंड क्लीन तरीके से। पेज छोड़ने का मतलब या लाइन छोड़ने का मतलब ये नहीं होता कि आप आंसर को बड़ा दिखा रहे, एक नीट एंड क्लीननेस भी होती है और ऑटोमेटिकली इन प्रोसेस में आपका आंसर जो है वो बड़ा हो जाता है। तो इसी तरीके से उन्होंने सारे
आंसर बिल्कुल पॉइंट्स में लिखे हैं, एंड तक अंडरलाइन करते गए हैं। ये एक अच्छे बच्चे अच्छे आंसर की पहचान है, अच्छी आंसर शीट की पहचान है, जो एग्जामिनर स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन को पढ़ के पता लगा लेता है, आगे जाके जो मार्क्स कटने की फिर जो चांसेस हैं वो थोड़े से कम हो जाते हैं। बिल्कुल देखिए आप स्टेप मार्किंग में उनके नंबर मिल रहे हैं। पैराग्राफ में आंसर आपको बिल्कुल नहीं लिखना है, अंडरलाइन करनी है, सेक्शन जहां पता है उसे बॉक्स बना के लिखना है। ये चीज हम यहां से सीखे। देखो जहां जहां सेक्शन इन्होंने बॉक्स बनाया है, ये चेक करने वाले के लिए बड़ी आसान हो सकती है। अब ये 100 में से 80 ला सकते हैं, तो हम इससे कुछ ना कुछ सीख के अपने 10 से 15 मार्क्स एटलीस्ट बचा सकते हैं कटने से, अगर इस तरीके की स्ट्रेटजी को हम फॉलो करें। और इनका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप देख सकते हैं। सारे आंसर इन्होंने पॉइंट्स में लिखे हैं, पढ़ने में कोई भी परेशानी नहीं हो रही है, लाइन बिल्कुल प्रॉपर छोड़ी हुई है इन्होंने। और जहां जहां सेक्शन पता है, जहां गलत आंसर है कोई बात नहीं, लेकिन इन्होंने अंडरलाइन वगैरह सब कुछ करके दिखाया है। तो बिल्कुल घुचड़ पुचड़ मत करिएगा। कुछ बच्चों की जो राइटिंग होती है बड़ी क्लोज लिखते हैं, भाई ऐसा मत करिए, आराम से खुला लिखिए और प्रॉपर जो है लाइनिंग वो छोड़िए। अंदर कंटेंट का मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आज आपका पेपर है भाई, आपको कैसे प्रेजेंट करना है यही बात है। पढ़ाई तो हमने अभी तक कर ली है, आगे चलते हैं लास्ट तक बिल्कुल आप देख लीजिए। सारी प्रेजेंटेशन, सारी चीजें, जहां पर भी आंसर है वो अंडरलाइन करके दिखाया है उन्होंने। कोई प्रोविजन लिखा है तो वो उसके नीचे अंडरलाइन करके दिखाया है। तो आप भी इस पैटर्न को फॉलो करेंगे, सिर्फ ब्लैक पेन से लिखेंगे, ज्यादातर पेन वगैरह यूज करने में अपना टाइम वेस्ट मत करिएगा। अंडरलाइन करने का मतलब ही एक तरीके से आपने हाईलाइट कर दिया है। तो ये रही इनकी पूरी आंसर शीट। इससे हम क्या सीख सकते हैं, और अपने पेपर में देखिए यहां पर इन्होंने लाइन नहीं लगाई, तो क्या लाइन ना लगाने से फर्क पड़ा? कई सारे बच्चे ऊपर भी बॉक्स बनाएंगे, नीचे भी बॉक्स बनाएंगे डिफरेंस लिखने के लिए। भाई कुछ नहीं है ये, उन्होंने लाइन देखो सीधी खींच दी। आप स्केल से खींच देना बस, ज्यादा ये होगा, लेकिन इधर भी लाइन, इधर भी लाइन, इधर भी बॉक्स, इधर भी बॉक्स, फिर से बंद कर रहा है, फिर पेज छोड़ रहे हैं, पता नहीं किसमें क्या हुआ। कुछ नहीं करना आपको, सीधी सीधी लाइन खींचनी और डिफरेंस लिख देना। सही होगा तो पूरे मार्क्स मिलेंगे, यहाँ पर सजाने के कोई मार्क्स नहीं है। कई सारे बच्चे सजाने में रह जाते हैं। और ये रही इनकी नीचे जो है मार्किंग की, किस किस क्वेश्चन में कितने कितने मार्क्स मिले। इससे हम क्या सीख सकते हैं और 3 घंटे में हमें कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, जरा ध्यान से देखिएगा। पेपर जैसे ही आपके हाथ में आ गया, पहले मैं बता दूं आपको आंसर को अंडरलाइन करना है, जैसा हमने इससे सीखा। ठीक है, आपको जो सेक्शन लिखना है उस सेक्शन को बॉक्स में बनाना है, प्रॉपर स्पेसिंग करनी है हर एक आंसर, और आंसर के अंदर के पार्ट्स में भी, मतलब प्रोविजन, इन द गिवन केस, कंक्लूजन में भी आपको ये सारी चीजें फॉलो करनी है। और पेजेस को अच्छे तरीके से, मतलब आंसर का जैसे फर्स्ट से सेकंड पेज पे जा रहे हैं तो फर्स्ट से सेकंड आंसर पे जा रहे हैं तो बिल्कुल प्रॉपर पेज चेंज हो जाना चाहिए। पार्ट में अगर आंसर दे रहे हो कि फर्स्ट का ए है, फर्स्ट का बी है, तो आप उसी पेज से कंटिन्यू कर सकते हैं। आंसर को मिडिल में लिखना है, बिल्कुल मिडिल वाली शीट में लिखना है। ये कुछ चीजें शायद आपको पहले से पता होंगी, लेकिन जो स्पेसिंग वाली बात थी शायद आप इससे एग्री करेंगे, और वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे यहाँ तक देख रहे हो तो। ठीक है, तो यहाँ तक ये सारी बातें हमने सीखी। अब 3 घंटे में आपको क्या करना है, पहले एमसीक्यू करना है, पहले क्या करना है। तो मेरा क्या ओपिनियन है देखिए जरा ध्यान से। जनरली जो एमसीक्यूज आते हैं वो एमसीक्यूज थोड़े से लेंदी आते हैं लॉ में। तो क्या हो सकता है उस केस में कि आप पेपर को पढ़ें, एमसीक्यू आपको बड़े बड़े लगे, तो जरूरी नहीं है, हालांकि मैं सजेस्ट करता हूं कि एमसीक्यू स्टार्टिंग में करें, लेकिन लॉ के केस में क्योंकि अब केस बेस्ड एमसीक्यू दे दिए गए हैं, तो मेरे हिसाब से बच्चे को पहले ही वो नेगेटिव लगने लगता है कि पेपर में मुझे आ नहीं रहा और सही से वो एमसीक्यू पढ़ नहीं पाता। तो उससे अच्छा है आप पहले डिस्क्रिप्टिव पेपर पढ़ लीजिए। डिस्क्रिप्टिव पेपर में मार्क कर लीजिए कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, और उससे मार्क करके हो जाइए खुश एकदम कि हाँ मुझे क्वेश्चन आते हैं। अब पेपर कैसा जाएगा, ये पेपर से पहले कैसे पता लगाया जाता है ये मैं बताता हूं आपको। आपका पेपर आएगा 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव। अगर आपको उसमें से 35 to 40 मार्क्स का अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर पा रहे हो और क्वेश्चन दिख गए कि हाँ ये मैं पढ़ के आया हूं और इनको मैं अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर दूंगा, फिर बचे आपके 30 मार्क्स। उसमें से ऑन एंड राउंड आपको कोशिश करनी है 15 से 20 मार्क्स का एटलीस्ट आपको आना चाहिए। ये बढ़ भी सकता है, ये आपको भी पता है, ये भी बढ़ सकता है, ये भी आपको पता है। तो इतना अगर अटेम्प्ट करेंगे तो मेरे हिसाब से इसमें 15 नंबर या 10 नंबर भी उड़ा दो तो आपको कितने 25 से लेके 30 नंबर मिल सकते हैं। एमसीक्यू में आप कुछ भी स्कोर ना करो, आधा भी स्कोर करो तो कितना हो जाएगा 40। अभी आपने आधा पेपर अटेम्प्ट नहीं किया और आधे एमसीक्यूज के मार्क्स मैंने ऐसे ही उड़ा लिए, खाली 15 नंबर दिए, जबकि ऐसा होगा नहीं। तो पासिंग में आपको कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली है, इस बात की चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा। बस ये देखिए कि क्या आपको पेपर में घुसते ही डिस्क्रिप्टिव पेपर में से इतने मार्क्स का पेपर आता है, क्या अच्छे से क्वेश्चन आपने पढ़े हुए। इस साइकोलॉजी के साथ पेपर को आपका शुरू करिएगा। जैसी साइकोलॉजी पेपर को करते समय होगी कि हाँ मुझे आता है, पॉजिटिविटी के साथ पेपर दोगे, अच्छा रहेगा। कुछ बच्चे स्टार्टिंग में एमसीक्यू पढ़ लेते हैं और अपना माइंडसेट जो है नेगेटिव कर लेते हैं कि यार मेरे तो 30 नंबर चले गए, अब तो मुझे क्या नाम, क्योंकि उस समय तो आप जल्दबाजी में पढ़ते हैं। तो कोशिश करिएगा एमसीक्यूज को अवॉइड करिएगा। हाँ, अगर आपको डायरेक्ट कुछ छोटे छोटे एमसीक्यू, डिस्क्रिप्टिव वाले एमसीक्यू मत पढ़िएगा, वो लास्ट में या मिडिल में जवाब करोगे वो आपकी मर्जी है। हाँ, लेकिन एमसीक्यू जो छोटे छोटे होते हैं, 1 लाइनर्स होते हैं, 2 लाइनर्स होते हैं, लिमिट वाले, डेज वाले, ये सब वाले, तो वो आप देख के तुरंत मार्क कर लीजिए, वहां से भी पॉजिटिविटी लाइएगा।
पेपर में पॉजिटिविटी कैसे लाई जाती है ये मैंने आपको बता दिया। आधा पेपर, आधे से कम क्वेश्चन अगर आपको आते हैं, अटेम्प्ट कर लिए, आधे नंबर उड़ गए तो पास होने में कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी लॉ में। हाँ, जो बहुत ज्यादा मार्क्स करते हैं, जो बच्चे फेल कर दिए जाते हैं, उसके लिए मैंने आपको दिखा दिया आंसर शीट। आई होप इस आंसर शीट से आपको कुछ बातें सीखने के लिए मिली होंगी। पिछले 2 से 3 दिन लॉ के लिए मेरे बहुत अच्छे रहे, काफी सारे बच्चों से इंटरेक्शन हुआ, बहुत सारे बच्चों को मैंने नोट्स, वीडियो, लेक्चर, डाउट वगैरह सब सॉल्व किए पिछले 1.5 दिन में। आगे आने वाले पेपर में बिल्कुल ऐसे ही आपके लिए लगा रहूंगा जैसे फेमा के लिए लाया था मैं। आगे अगला जो पेपर है टेक्स्ट के लिए, हर एक चैप्टर सबसे पहले जीएसटी की तैयारी कराऊंगा और हर एक चैप्टर का रिवीजन हम यहाँ पर कर रहे होंगे। तो चलिए, ये था नवंबर 20 का। कुछ बच्चों को अगर इसके क्वेश्चन पेपर से आंसर मैच करने हैं तो वो यहाँ से कर सकते हैं। ये नवंबर 20 का पेपर था, आंसर शीट मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगले आने वाले पेपर के लिए भी आप ऐसा कर सकते हैं। यहाँ तक अगर आप वीडियो को आ गए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा और ऑल द वेरी बेस्ट। आप पास पक्का होंगे, पेपर आपका मस्त जाएगा। अगला जो पेपर है टेक्स्ट की, उसकी पूरे टेक्स्ट की तैयारी, क्योंकि 1-2 दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी है आपकी, हर एक चैप्टर का रिवीजन और मस्त मस्त नोट्स, जैसे मैंने आपको लॉ में दिखाए थे उससे भी अच्छे नोट्स मैं आपको जीएसटी में कंसाइज तरीके से, और अगर आप बोलोगे तो बुलेट रिवीजन लेके आऊंगा, जिसमें बहुत ही कम समय में पूरे चैप्टर के प्रोविजन को रिवाइज कर दूंगा। तो कमेंट करके बताइए कि आपको ये वाली चीज चाहिए। तो थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक जरूर करिए।